फाइनेंस क्राइम के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अप्रॉक्सीमेटली 100 अबव अपलोडेड है। मेरे चैनल को विजिट करके आप फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी कि अगर एफआईआर हो जाए तो क्या करना है, अगर आपने चेक दिया है तो क्या करना है, एक से ज्यादा एफआईआर हो गई हैं तो उसकी आपने प्लानिंग या मनसूबाबंदी कैसे करनी है, जिसके तहत आप कोर्ट के अंदर सरेंडर करके अपने मामला को आगे चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास। अक्सर आप एक वर्ड, एक लफ्ज सुनते होंगे कि जी हैबिचुअल ऑफेंडर, आदी मुजरम। तो आदी मुजरम कौन होता है, किस पर आदी मुजरम या हैबिचुअल ऑफेंडर का टैग लग सकता है? इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर जस्टिफाई किया कि इस तरह की एफआईआर और इतनी क्वांटिटी की एफआईआर या इतनी तादाद में एफआईआर अगर किसी शख्स पर हो जाएं तो वो आदी मुजरम की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। आदी मुजरम की डेफिनेशन में अगर फॉल करता है कोई शख्स तो उसका नुकसान क्या होगा? सबसे पहला नुकसान कि जो प्री अरेस्ट बेल स्टेज पर उसको रायत मिलनी थी, कंसेशन ऑफ रिलीफ मिलना था, वो मिलना बंद हो जाएगा। सेकंड, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में कन्विक्शन से जो उसको आजादी मिलनी थी, कन्विक्शन ना होने का जो फायदा मिलना था वो खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा उसके बाकी तमाम केसेस को स्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर परखा जाएगा कि अगर तो उसका जुर्म बनता है तो फिर उसमें नरमी रायत नहीं दी जाएगी, फिर उसको सजा दी जाएगी और बहुत सख्ती के साथ देखा जाएगा उसके एविडेंस को, उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके फैक्ट्स को, और फिर जाकर अगर उसको कहीं रायत मिलती है तो वो दी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के अंदर ये कैटेगोरिकली डिसाइड किया कि एक ही जुर्म की एक से जायद एफआईआर अगर हो जाए, एक ही जुर्म की एक से ज्यादा सिर्फ 2 एफआईआर भी हो जाए, और डिफरेंट जुराइम की 2 से ज्यादा अगर एफआईआर हो जाए, डिफरेंट जुराइम की, एक ही जुर्म की मिसाल ले लेते हैं इसकी 489F की। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में काफी सारी इस तरह के केसेस हैं जहां पर एक ही शख्स के ऊपर 8 एफआईआर, 15 एफआईआर, 20 एफआईआर तक भी हुई हैं 489F चेक मैटर में। ऐसे मुकदमे जहां पर एक से ज्यादा सेम ऑफेंस की एफआईआर हो जाए और या फिर डिफरेंट नोयत की जो एफआईआर हैं उनकी तादाद 2 से ज्यादा हो, तो उस शख्स को हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जब वो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में डलेगा तो फिर बहुत सारी जो रायत मिलती हैं कानून की नजर में मुलजिम के लिए, वो उनसे महरूम हो जाएगा, जिसमें बेल भी एक रायत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेशन जहां पर देखा जाए फैक्ट्स के ऊपर या किसी एविडेंस के ऊपर वो कमजोरी, कमी, कोताही नजर आती है, वो भी एक रायत है। अगर उसको सजा हो जाती है तो सजा में उसको रिलैक्सेशन मिलना, रिलीफ मिलना, कंप्लीट पनिशमेंट ना मिलना, स्टैंडर्ड ऑफ पनिशमेंट ना मिलना, ये भी एक रायत है। सजा मिल जाए तो उसके बाद उसकी सजा में नरमी कर देना, ये भी एक रायत है। तो इस तरह की बहुत सारे कंसेशंस होते हैं मुलजम के लिए कि जहां पर ये चांस हो कि वो सुधर सकता है तो उसको रायत दी जाती है। तो वो तमाम रायत्स, कंसेशंस मिलना बंद हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, उसके एविडेंस को, उसके अगेंस्ट, उसके ट्रायल को बेल स्टेज पर बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। जरा सी भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लैरिटी ये हो कि ये मुलजम के खिलाफ है तो उसके अंदर इनकार नहीं किया जाएगा, फिर उसको मुलजम के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली ये होता है कि जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्ट थोड़ा सा मुलजम के खिलाफ जा रहा हो, थोड़ा सा मदई के खिलाफ जा रहा हो, तो फिर जो कोर्ट्स है वो अपना झुकाव मुलजम की तरफ रखती है कि गालिब गुमान है, इल्जाम ना लगाया गया हो। लेकिन जब एक ही ऑफेंस की या डिफरेंट ऑफेंस की जायद एफआईआर उसके खिलाफ हो, तो अगर 50-50 भी हो तो फिर जो अदालत का झुकाव है वो फिर मुलजम की तरफ नहीं रहता, वो मदई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जजमेंट है 2009 SCMR 174 पेज नंबर है बी क्लास में, कि जहां पर 489F के सेक्शन में मुलजम पर 2 एफआईआर हुई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये मुलजम हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में फॉल करता है, इसको सिंगल ऑफेंडर कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, और जितनी भी रायत्स हैं या जितनी भी कंसेशंस हैं उनसे इसको, मुलजम को दूर रखा जाएगा। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इसकी मेयार है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके इसके जजा और सजा का जो अमल है वो तय किया जाएगा। जब भी आपके खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर हो जाए किसी एक ऑफेंस की या डिफरेंट ऑफेंस की, तो मैं अक्सर ये एडवाइस करता हूं, तो फिर बेल स्टेज पर अपना पैसा, अपना वक्त जाया ना करें, ट्रायल के अंदर जाएं अगर वो एफआईआर झूठ पर मबनी है। क्योंकि आमतौर पर फाइनेंस क्राइम में मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे अपने केसेस में कि 95% जो एफआईआर होती हैं वो झूठ पर मबनी है। अगर हम इस रेशियो को बहुत ज्यादा बयान कर रहे हैं तो हम 90 कर सकते हैं, इससे कम पर फिर भी नहीं। 90% जो एफआईआर हैं वो झूठ पर, लेन देन के मामला जो मुलजम पार्टी है उसको दबाव में लाने के लिए, उसकी खींचातानी करने के लिए एफआईआर करवाई जाती हैं,
उनका सच और हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए बिजनेस के अंदर सम ऑफ टाइम आप अपने चेक्स एक से ज्यादा दे देते हैं, तो लोग फिर तमाम लोग आपस में मुशावरत करके आपके खिलाफ एका कर लेते हैं, तो वो आपके खिलाफ मुतहिद हो जाते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि एका कर लिया सबने मिलकर। तो फिर बार बार आपके खिलाफ डिफरेंट शहरों में एफआईआर करवाई जाती हैं। तो ऐसी सूरतों में बेहतर यह है कि अच्छे तरीके से ट्रायल को कंटेस्ट करें, बेल्स के अंदर या पोस्ट रेस्ट बेल के अंदर अपने स्कोप्स को तैयार करें। प्री रेस्ट के ऊपर आप अपना पैसा या अपना वक्त बर्बाद करने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि यहां पर जो प्री रेस्ट है ये कोई सेटल्ड लॉ नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कंसेशन है जो सिर्फ इस सूरत में दी जाएगी कि मुलजम जो है वो नीट एंड क्लीन हैंड था, कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, तो सर्टनली एफआईआर आ गई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर भी मुलजम के जो इन्वॉल्वेंसी है वो कम होगी, वो उस हद तक या उस तरह की नहीं होगी जैसे एक मुजरम की या इन्वॉल्वेंसी किसी शख्स की हो सकती है। तो इस हद पर आपको वो राहत दी जाती है। तो लिहाजा अगर आपके खिलाफ ऐसी अनलिमिटेड बेशुमार या एक से ज्यादा एफआईआर हो जाए, तो अपने आप को पोस्ट अरेस्ट के अंदर या फिर ट्रायल के अंदर ले जाकर अपने आप को सच्चा साबित करें और मुद्दईयान को झूठा साबित करें अगर वो झूठ पर मबनी है। तो वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।